सोचो, एक ऐसा देश जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, जहाँ के कपड़े, मसाले, हीरे, सोना, ज्ञान और व्यापार की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। वही भारत आखिर कैसे कुछ हजार अंग्रेजों का गुलाम बन गया? क्या अंग्रेज शुरू से इतने ताकतवर थे या फिर भारत को हराने से पहले भारत को अंदर से तोड़ा गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे व्यापार के बहाने आए अंग्रेज धीरे धीरे इस देश के मालिक बन बैठे और कैसे भारत की अपनी कमजोरियों ने भी उसे गुलामी की जंजीरों में धकेल दिया। कहानी शुरू होती है 1600 ईस्वी से, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक कंपनी को इजाजत दी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सुनने में एक साधारण व्यापारिक कंपनी, लेकिन आने वाले समय में यही कंपनी भारत की किस्मत बदलने वाली थी। उस समय भारत पर मुगलों का शासन था और मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में गिना जाता था। भारत के बंदरगाहों से मसाले, रेशम, सूती कपड़े, नील, चाय और अनगिनत कीमती चीजें बाहर जाती थी। यूरोप के लोग भारत के माल के दीवाने थे। अंग्रेज भी यही चाहते थे कि उन्हें भारत में व्यापार करने का मौका मिले। शुरुआत में अंग्रेज लड़ने नहीं आए थे, वे झुककर आए थे, विनम्रता से आए थे, हाथ जोड़कर आए थे, क्योंकि उस समय भारत उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। 1608 में अंग्रेज पहली बार सूरत पहुंचे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुगल दरबार से इजाजत मांगी। जहांगीर के समय उन्हें व्यापार की कुछ छूट मिली। अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी फैक्ट्रियां यानी व्यापारिक केंद्र बनाने शुरू किए। सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता। धीरे धीरे ये जगहें अंग्रेजों के लिए सिर्फ व्यापारिक ठिकाने नहीं रहीं, बल्कि आने वाले कब्जे की नींव बन गईं। लेकिन सवाल है, अगर भारत इतना अमीर और ताकतवर था तो फिर अंग्रेजों को मौका कैसे मिला? इसका सबसे बड़ा कारण था भारत का अंदर से बटा होना। बाहर से भारत एक विशाल सभ्यता था, लेकिन अंदर से ये कई राज्यों, रियासतों, नवाबों, राजाओं और सत्ता की लड़ाइयों में बटा हुआ था। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता का पतन तेज हो गया। दिल्ली का तख्त तो था, लेकिन ताकत बिखर चुकी थी। मराठा, बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद, सिख, राजपूत सब अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में थे। भारत एकजुट राष्ट्र की तरह नहीं, बल्कि कई शक्तियों का मैदान बन चुका था और अंग्रेजों ने इसी कमजोरी को सबसे पहले पहचाना। उन्होंने तलवार से पहले दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि अगर भारतीय आपस में लड़ते रहे तो उन्हें हराना आसान होगा। अंग्रेजों ने पहले व्यापार किया, फिर किले बनाए, फिर सेना बनाई और फिर राजनीति शुरू की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक केंद्रों की सुरक्षा के नाम पर सैनिक रखने शुरू किए। पहले थोड़े सैनिक, फिर ज्यादा, फिर भारतीय सिपाही और फिर एक निजी सेना जो धीरे धीरे कई भारतीय राजाओं की सेना से भी बड़ी होने लगी। सोचो, एक व्यापारिक कंपनी जिसकी अपनी सेना हो, अपने तोपखाने हो, अपने किले हो और अपने राजनीतिक एजेंट हो, ये कोई सामान्य व्यापार नहीं था। ये धीरे धीरे कब्जे की तैयारी थी। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है बंगाल। उस समय बंगाल भारत के सबसे अमीर प्रांतों में था। वहां की जमीन उपजाऊ थी, व्यापार मजबूत था और खजाना भरा हुआ था। लेकिन अंग्रेजों की नजर इसी पर थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की बढ़ती ताकत पसंद नहीं थी। उसने देखा कि अंग्रेज बिना अनुमति किले मजबूत कर रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। उसने कलकत्ता पर हमला किया। अंग्रेज डर गए, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने भारत की गुलामी की कहानी को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने नवाब के अपने ही लोगों को खरीदना शुरू किया। लालच, गद्दारी, सत्ता की भूख और विश्वासघात। वो हथियार थे जिनसे अंग्रेजों ने भारत को तोड़ा। रॉबर्ट क्लाइव नाम का अंग्रेज अधिकारी सामने आया। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर और कुछ बड़े व्यापारियों से गुप्त समझौता किया। वादा किया गया कि अगर सिराजुद्दौला हार गया तो मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। और फिर आया 1757 प्लासी का युद्ध। नाम युद्ध, लेकिन सच में ये युद्ध कम, साजिश ज्यादा था। सिराजुद्दौला की सेना संख्या में ज्यादा थी, संसाधन भी थे, लेकिन युद्ध के मैदान में उसके अपने ही लोग उसके साथ खड़े नहीं हुए। मीर जाफर ने धोखा दिया, सेना का बड़ा हिस्सा निष्क्रिय रहा और अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली। ये सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, ये भारत की राजनीतिक गुलामी की शुरुआत थी। प्लासी के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया
गया कि भारत को तलवार से कम और विश्वासघात, लालच, रिश्वत, फूट और चालबाजी से ज्यादा आसानी से जीता जा सकता है। मीर जाफर नवाब तो बना, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बंगाल का खजाना लूटा गया। कंपनी ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली। फिर जब मीर जाफर उनकी हर मांग पूरी नहीं कर पाया तो उसे हटाकर मीर कासिम को बैठा दिया। यानी अब नवाब भी वही बनेगा जिसे अंग्रेज चाहेंगे। और जब मीर कासिम ने भी अंग्रेजों की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे भी हटा दिया गया। फिर आया 1764 का बक्सर का युद्ध। ये युद्ध बहुत बड़ा मोड़ था। इसमें बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। अगर ये गठबंधन मजबूत होता तो शायद कहानी बदल सकती थी, लेकिन अंग्रेजों की अनुशासित सेना, रणनीति और भारतीय पक्ष की कमजोर एकता के कारण फिर अंग्रेज जीत गए। बक्सर की जीत प्लासी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई, क्योंकि अब अंग्रेजों को सिर्फ बंगाल पर प्रभाव नहीं बल्कि कानूनी अधिकार भी मिलने लगे। 1765 में मुगल सम्राट से कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली। यानी अब इन इलाकों से कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। सोचो, पहले व्यापारी बनकर आए, फिर युद्ध जीता, फिर कर वसूली का हक ले लिया और अब भारत की दौलत सीधे उनके हाथ में जाने लगी। यहीं से भारत का आर्थिक शोषण शुरू हुआ। बंगाल, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, धीरे धीरे लूट का केंद्र बन गया। किसानों पर भारी कर लगाए गए, स्थानीय उद्योगों को कमजोर किया गया, भारतीय बुनकरों और कारीगरों की हालत खराब होने लगी। अंग्रेज भारत से कच्चा माल सस्ते में लेते, उसे इंग्लैंड ले जाते, वहाँ मशीनों से सामान बनाते और फिर वही सामान भारत में महंगे दाम पर बेचते। इससे भारत का पारंपरिक उद्योग टूटने लगा। जो देश कभी दुनिया का बड़ा निर्यातक था, वही धीरे धीरे अंग्रेजी माल का बाजार बनता गया। यही था आर्थिक गुलामी का असली खेल। सिर्फ जमीन नहीं, जेब भी कब्जे में ली गई। अब अंग्रेजों का अगला हथियार था फूट डालो और राज करो। उन्होंने समझ लिया था कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आपसी फूट है। जहाँ दो राजा लड़ रहे हों, वहाँ अंग्रेज बीच में घुस जाते। जहाँ उत्तराधिकार का विवाद हो, वहाँ अंग्रेज सलाहकार बन जाते। जहाँ कोई नवाब कमजोर हो, वहाँ अंग्रेज मदद के नाम पर सेना भेज देते और फिर मदद की कीमत सत्ता होती थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि की नीति शुरू की। इसका मतलब था भारतीय राजा अंग्रेजी सेना रखेंगे, उसका खर्च खुद उठाएंगे और बिना अंग्रेजों की अनुमति किसी दूसरे राज्य से संबंध नहीं रखेंगे। सुनने में सुरक्षा, असल में गुलामी। राजा गद्दी पर बैठा रहता था, लेकिन असली फैसले अंग्रेज लेते थे। जिसने मना किया उसके खिलाफ युद्ध, जिसने माना वो कठपुतली। इस तरह हैदराबाद, अवध और कई रियासतें धीरे धीरे अंग्रेजों के जाल में फांसी गईं। फिर आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी दत्तक संतान को उत्तराधिकारी न मानने की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने कहा, अगर किसी राजा का सीधा वारिस नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेजों में मिल जाएगा। इससे झांसी, सतारा, नागपुर जैसी कई रियासतें हड़प ली गईं। यानी अंग्रेज सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वे कानून का मुखौटा पहनकर कब्जा कर रहे थे। दूसरी तरफ भारत की जनता पर असर और भी भयानक था। किसानों पर लगान बढ़ता गया। अकाल आते रहे, लेकिन अंग्रेजों की प्राथमिकता राजस्व थी। भारतीय हस्तशिल्प तबाह होने लगे, खासकर बंगाल के बुनकर, जिनका मलमल दुनिया भर में मशहूर था, अंग्रेजी मशीनों के सामने टूट गए। भारत की संपत्ति धीरे धीरे बाहर जा रही थी। इसे बाद में कई नेताओं ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा, यानी भारत की दौलत व्यवस्थित तरीके से इंग्लैंड भेजी जा रही थी। भारत सिर्फ शासित नहीं हो रहा था, भारत को निचोड़ा जा रहा था। लेकिन क्या भारतीयों ने विरोध नहीं किया? किया, और बहुत किया। दक्षिण में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। मैसूर के शेर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ आधुनिक हथियारों और रॉकेट तकनीक तक का इस्तेमाल किया। अगर कुछ भारतीय शक्तियां एकजुट होती तो अंग्रेजों को रोकना संभव था, लेकिन समस्या वही थी, एकता की कमी। कई भारतीय शासक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बजाय अपने प्रतिद्वंदी भारतीय शासकों को हराने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लेते थे। यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ खड़ा कर दिया। मराठों ने भी लंबे समय तक अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन मराठा संघ के अंदर भी एकता की कमी थी। कई सरदार अलग अलग हितों में बटे थे। अंग्रेजों ने कूटनीति, रिश्वत, समझौते और युद्ध, हर हथियार का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे मराठा शक्ति भी कमजोर हुई। सिख साम्राज्य महाराजा रंजीत सिंह के समय तक मजबूत रहा, लेकिन उनके बाद वहां भी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया।
यानी हर जगह एक ही पैटर्न था, पहले दोस्ती, फिर दखल, फिर फूट, फिर कब्जा। और इस तरह 19वीं सदी तक अंग्रेज भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण जमा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा विस्फोट अभी बाकी था, 1857, वो साल जिसे कुछ लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था, वेतन कम, सम्मान कम और आदेश अंग्रेजों के। ऊपर से नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर चर्बी की अफवाह फैली कि उनमें गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल हुई है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों में गुस्सा भड़क गया। लेकिन सच ये है, 1857 सिर्फ कारतूस का मामला नहीं था, ये सालों के अपमान, आर्थिक शोषण, धार्मिक डर, राजनीतिक कब्जे और असंतोष का विस्फोट था। मेरठ से चिंगारी उठी और देखते ही देखते दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली और कई जगह आग फैल गई। बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक सम्राट बनाया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, कई नाम इस विद्रोह के प्रतीक बन गए। कुछ समय के लिए लगा शायद अंग्रेजों का अंत आ गया, लेकिन फिर वही समस्या, एकजुट नेतृत्व की कमी, संसाधनों की कमी, स्पष्ट रणनीति का अभाव और कई भारतीय शासकों का अंग्रेजों के साथ रहना। अंग्रेजों ने विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। 1857 असफल जरूर हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिला दिया। अब ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि सिर्फ कंपनी के भरोसे इतना बड़ा देश संभालना खतरनाक है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया। यानी अब भारत सिर्फ एक कंपनी का शिकार नहीं रहा, वो आधिकारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम बन चुका था। यही वो पल था जब भारत पर अंग्रेजी राज पूरी तरह स्थापित हो गया। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर भारत गुलाम बना कैसे? क्या सिर्फ अंग्रेजों की ताकत से? नहीं, सच इससे ज्यादा कड़वा है। भारत इसलिए गुलाम बना क्योंकि अंग्रेज चालाक थे, लेकिन उससे भी ज्यादा इसलिए क्योंकि भारत बटा हुआ था। भारत इसलिए गुलाम बना क्योंकि कुछ भारतीय राजाओं ने अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। भारत इसलिए गुलाम बना क्योंकि गद्दारी, लालच और सत्ता की भूख देश हित पर भारी पड़ गई। भारत इसलिए गुलाम बना क्योंकि जब एक राज्य लड़ रहा था, दूसरा तमाशा देख रहा था। जब एक नवाब गिर रहा था, दूसरा खुश हो रहा था। जब एक साम्राज्य टूट रहा था, कोई एक राष्ट्रीय चेतना नहीं थी जो सबको जोड़ सके। अंग्रेजों के पास अनुशासन था, रणनीति थी, नौसेना थी, आधुनिक हथियार थे, पूंजी थी, औद्योगिक क्रांति का फायदा था। लेकिन भारत के पास संख्या, संसाधन, सभ्यता और संपत्ति होने के बावजूद एकता की कमी थी। और कमी थी और इतिहास बार बार यही सिखाता है कि कोई बाहरी ताकत तब तक किसी महान देश को गुलाम नहीं बना सकती जब तक वो देश अंदर से कमजोर न हो जाए। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ जीता नहीं, उन्होंने भारत की कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने व्यापार को हथियार बनाया, उन्होंने राजनीति को जाल बनाया, उन्होंने भारतीय सैनिकों को अपने लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने भारतीय खजाने से अपनी सेना चलाई, उन्होंने भारतीयों को आपस में लड़वाया, उन्होंने कानून के नाम पर कब्जा किया, उन्होंने शिक्षा, प्रशासन और न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाई जो ऊपर से आधुनिक दिखे लेकिन भीतर से नियंत्रण का साधन बने। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, उसी भारत ने आगे चलकर उन्हें यहाँ से भगाया भी। यही धरती आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, तिलक, लाला लाजपत राय और लाखों अनगिनत क्रांतिकारियों की आवाज बनी। जिस भारत को उन्होंने तोड़ा था, वही भारत धीरे धीरे जागा। 1857 की असफल चिंगारी 1885 की राजनीतिक चेतना बनी, 1905 का स्वदेशी आंदोलन बनी, 1919 का जलियांवाला बाग बना, 1920 का असहयोग बना, 1930 का दांडी मार्च बना, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बना और आखिरकार 1947 की आजादी बन गई। तो अगली बार जब कोई पूछे भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना, तो जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि अंग्रेज बहुत ताकतवर थे। असली जवाब है अंग्रेज चालाक थे, संगठित थे, निर्दयी थे। लेकिन भारत की हार की सबसे बड़ी वजह भारत की अपनी बिखरी हुई ताकत, आपसी फूट, गद्दारी और राजनीतिक असंगठन था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अगर कोई देश अपनी एकता खो दे, अगर लोग अपने स्वार्थ को राष्ट्र से ऊपर रख दे, अगर अंदर से दरारें पड़ जाएं, तो बाहर वाला दुश्मन ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो सिर्फ इंतजार करता है। भारत की गुलामी की कहानी सिर्फ हार की कहानी नहीं है, ये चेतावनी की कहानी है। ये याद दिलाती है कि ताकत सिर्फ धन से नहीं, एकता से बनती है। और जिस दिन कोई राष्ट्र अपनी एकता, अपनी पहचान और अपने सामूहिक उद्देश्य को भूल जाता है, उसी दिन उसकी आजादी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए इतिहास को सिर्फ याद मत करो, उससे सीखो, क्योंकि भारत एक दिन में गुलाम नहीं बना था, उसे धीरे धीरे तोड़ा गया था। और जो देश धीरे धीरे टूटता है, वो तभी बचता है जब लोग समय रहते जाग जाएं। अब सच सच बताओ, अगर उस समय भारत के राजा एकजुट होते, तो क्या अंग्रेज कभी इस देश पर राज कर पाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना, हाँ या नहीं। और ऐसी ही असली इतिहास की
Hello guys, please like and subscribe my बार बार channel. यही सिखाता है कि कोई